नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम जानते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी या फिर हमारी जो फॉरेन नीति है वो बेस्ड है ऑन समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अ बून और अ बर्डन फॉर इंडिया, यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की वजह से इंडिया को क्या फायदे मिले हैं, क्या वो नुकसान कर रहा है, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। अब ये डिस्कशन हो रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को समझेंगे, स्पेशली पिछले 2-3 महीनों में इंडियन फॉरेन पॉलिसी में चल क्या रहा है। क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया हुआ है, इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया है विद रिस्पेक्ट टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस। आउटराइटली रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है, लेकिन इंडिया के ऊपर काफी प्रेशर है टू आउटराइटली कॉल आउट रशियन वायलेंस। अब इसी के चलते हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ने इंडिया को क्या दिया है, क्या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया के लिए एक बर्डन बना है, क्या बदलाव चाहिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें सजेस्ट करेंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, जो आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगी अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस बैकग्राउंड से, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिलेगा फॉर आंसर राइटिंग। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बट बिफोर दैट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी, जुडिशरी एटसेट्रा, डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी अबाउट आर कोर्सेस। ये कोर्सेस आपकी मदद करेगी कि आपकी तैयारी अच्छे से हो और आपकी एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी ज़रूर बढ़ाएंगे। डू विजिट दीज डिटेल्स। और याद रखिएगा, जब भी कोई भी कोर्स खरीदिए आप स्टडी आईक्यू पे, यूज द कोड राहुल33, कैपिटल RHUL33 विदाउट एनी स्पेसेस। यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 33% ऑन एनी कोर्स अक्रॉस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। ऑब्जर्वेशन क्या है? इंडियन फॉरेन पॉलिसी का अगर हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे तो हमें ये 2 टर्म्स जरूर मिलेंगे। इनफैक्ट दोनों टर्मों में ज़्यादा आपको अंतर भी नहीं मिलेगा। शुरुआती दौर से जवाहरलाल नेहरू के एरा से इंडियन फॉरेन पॉलिसी रही है ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी आई क्यों थी? बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर सिनारियो। कोल्ड वॉर में एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ब्लॉक, एक तरफ था यूएसएसआर का ब्लॉक। इंडिया ने कहा कि हम किसी ब्लॉक की तरफ नहीं जाएंगे, हम नॉन अलाइंड रहेंगे, राइट। तो यही हमारी नीति थी पहले से ही। ऑल्दो बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स जो कहते हैं आफ्टर 1971 इंडिया डिड नॉट ट्रूली रिलाई नॉन अलाइन, बट स्टिल नॉनदलेस हमारी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रही है। लेकिन 1991 के बाद, क्योंकि 1991 में कोल्ड वॉर फॉर्मली एंड हुआ, उसके बाद हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब ये टर्म काफ़ी अट्रैक्शन भी गेन कर चुका है, स्पेशली 21st सेंचुरी में। आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कह लीजिए या फिर इसको एक और आप टर्म दे सकते हो, समथिंग कॉल्ड एज मल्टीपोलैरिटी, राइट। मल्टीपोलैरिटी भी आप कह सकते हो कि वी सपोर्ट मल्टीपोलैरिटी, वी बिलीव इन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, नॉट रिलाइंग ऑन एनीवन एल्स, राइट, या फिर नॉट अलाइनिंग टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर मिलिट्री ब्लॉक। ये हमारी पॉलिसी रही। अब सवाल ये उठता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के चलते, इसी पॉलिसी के चलते हमारी पिछले कुछ महीनों से क्या डेवलपमेंट चल रही है। वी नो रशिया और यूक्रेन के बीच क्राइसिस चल रहा है, और इसी के बीच हम लोग देख सकते हैं काफ़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी भी चल रही है। अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, इस उदाहरण से आप समझ लोगे। पिछले 1 से 1.5 महीनों में इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या हो रहा है, या फिर इंडियन डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट में क्या हो रहा है। देखिए, पिछले 1 से 1.5 महीनों में हम लोगों ने होस्ट किया है 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज को, यानी कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा विजिटेड इंडिया March 19 को, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग ही विजिटेड इंडिया, रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लावरोव ऑल्सो विजिटेड इंडिया, राइट। तो 2 फॉरेन मिनिस्टर्स, एक प्राइम मिनिस्टर को हम लोगों ने होस्ट किया है, दी इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज। इसके अलावा वी हैव हैड वर्चुअल समिट्स। वी हैव हैड वर्चुअल समिट विद ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम लोग डिस्कस किया था स्टडी आईक्यू पे। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन से वर्चुअल समिट में मिले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके अलावा यूएई के साथ भी हम लोगों ने एक वर्चुअल समिट की, और मार्च 2022 में हम लोगों ने होस्ट किया अदर फॉरेन मिनिस्टर्स, राइट फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ग्रीस, ओमान, मेक्सिको। तो बहुत सारी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी जरूर हुई। इसके अलावा हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज लाइक यूएस अंडर सेक्रेटरी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, ईयू स्पेशल ऑनवॉय, जर्मन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यूके फॉरेन सेक्रेटरी, जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्हें भी होस्ट किया। इसके अलावा रिसेंटली यूएस के जो डेप्टी एनएसए दलीप सिंह, जिन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दिया था विद रिस्पेक्ट टू सैंक्शंस, उन्हें भी होस्ट किया था। और अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस समय पे इंडिया यूएस की 2+2 डायलॉग इज गोइंग ऑन राइट नाउ। इसको भी हम लोग कवर करेंगे, जैसी अपडेट्स आएंगी विल डिस्कस दैट ऑन स्टडी आईक्यू। बट इस
पूरी डिस्कशन से आपको क्या समझ में है कि पिछले 1 से 1.5 महीनों में दिस स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी दैट वी फॉलो, वी आर ट्राइंग टू एंगेज विथ ऑल द पार्टीज। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि द वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ऑफ कोर्स एक तरफ है वेस्टर्न ग्रुप लेड बाय यूएसए एंड आई कैन से नेटो, एंड दूसरी तरफ है ग्रुप जो रशिया लीड कर रहा है, राइट। रशिया को भी काफ़ी समर्थन है। चाइना हम लोग कह सकते हैं कि इस कैंप में है राइट नाउ। तो हम लोग स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस है, हम लोग किसी का साइड नहीं ले रहे हैं, सबके साथ हम लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं। अब इन नेगोशिएशन का अगर हम लोग इसको थोड़ा सा क्लोजली देखेंगे तो इंडिया की जो मीटिंग हुई जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएस के जो ऑफिशियल्स आए थे, यूरोपियन ऑफिशियल्स आए थे, उनके साथ हम लोगों ने रशिया के ऊपर चर्चा ज़रूर की, राइट। ट्रेड के बारे में बातें की और कैसे इंडिया की रिलायंस रशियन मिलिट्री हार्डवेयर और ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर कम करे, इंडिया को सैंक्शन से कैसे बचाए, इन चीज़ों के ऊपर फोकस था। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोगों ने चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, रशियन फॉरेन मिनिस्टर को भी हम लोगों ने होस्ट किया था। अब यहाँ पे इंडियन न्यूट्रल स्टांस को अप्रिशिएट किया रशिया और इंडिया की रूबल और रुपये की पेमेंट मैकेनिज्म के ऊपर भी डिस्कशन हुई। साथ ही साथ सर्गे लावरोव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया। ही फ्लोटेड समथिंग कॉल्ड एज यूरेशियन पार्टनरशिप, यानी कि उन्होंने कहा यूरेशियन पार्टनरशिप हमें प्रमोट करनी चाहिए, जहाँ पे एक तो रहेगा रशिया, बीजिंग एंड न्यू दिल्ली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब इंडिया की जब हम बात करें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, देखिए इंडिया एक तरफ ब्रिक्स का भाग है, हम लोग रिक ट्रायलैटरल के भाग है, एससीओ के भाग है, दूसरी तरफ हम लोग क्वाड के भी भाग है, यानी कि वेस्ट इनिशिएटिव्स के भी हम लोग पार्ट एंड पार्सल है, और रशिया और चाइना के जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी हम लोग पार्ट एंड पार्सल है। दिस इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्लियर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, द वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन दीज टू। अब सवाल ये उठता है, इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ने हमें दिया क्या है? अभी तक ऑफ कोर्स वी हैव बीन एबल टू फुलफिल आवर नेशनल इंटरेस्ट, बट हम लोग यहाँ पे एक ग्लोबल स्तर पे एक बड़ा रोल प्ले करने की बातें कर रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, कैन वी रिलाई ऑन दिस यूरेशियन पार्टनरशिप? यस, कैन वी रिलाई ऑन रशिया एंड चाइना? ये एक सवाल हमारे सामने रहता है। और शुड वी स्वे टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? क्योंकि यूएस ने क्लियरली बता दिया है कि जो इंडिया की न्यूट्रलिटी है, इसकी वजह से इंडिया बिकम्स अ शेकी पार्टनर, राइट। ये जो बाइडन का स्टेटमेंट था, ऑल्दो इसको जल्दी से वापस ले लिया, उसके बाद यूएस ने कहा कि इंडिया इज पार्टनर ऑफ चॉइस डिस्पाइट इंडिया स्टैंड ऑन रशिया। तो हमें ये पता चल रहा है कि ना हम लोग कंप्लीटली रिलाई कर रहे हैं रशिया के ऊपर, ना हम लोग कंप्लीटली रिलाई कर रहे हैं यूएस के ऊपर। दिस इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो इंडिया ने मेंटेन किया है बैलेंस। इंडिया क्वाड का भाग है, लेकिन इंडिया हैज़ नॉट कंप्लीटली सपोर्टेड और इट हैज़ नॉट बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनटू फाइव आइज और ऑकस जो वेस्ट लेड इनिशिएटिव्स हैं, राइट। तो हम लोग किसी भी कैंप में बेसिकली नहीं जा रहे। तो ये बून है या बर्डन है, इसकी वजह से इंडिया के ऊपर क्या एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हुए? देखिए, इंडिया इन चीज़ों की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की वजह से इंडिया हैज़ बीन मार्जिनलाइज्ड एट द ग्लोबल लेवल। ऑफ कोर्स हम लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट ज़रूर फुलफिल कर पाए हैं, लेकिन एक ग्लोबल स्तर पे हम लोग रोल अदा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इंडिया ना इस कैंप में है ना उस कैंप में, इसकी वजह से इंडिया हैज़ बीन रेलीगेटेड एट द ग्लोबल लेवल। बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, जैसे कि अफगानिस्तान की इशू था। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने से पहले वहाँ पे काफ़ी सारी नेगोशिएशन चल रही थी, काफ़ी सारी डिस्कशन चल रही थी, उसमें से इंडिया वॉज मार्जिनलाइज्ड, राइट। मेजर प्लेयर्स वर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया ने अपना खुद का मॉस्को फॉर्मेट शुरू किया था, चाइना को एक बड़ा रोल दिया गया, पाकिस्तान को भी एक सेंट्रल रोल दिया गया विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, और इंडिया को मार्जिनलाइज किया गया। सेम अप्लाइज फॉर ग्लोबल इनिशिएटिव्स लाइक P5+1 का ईरान के साथ जो नेगोशिएशन चल रही है, वहाँ पे भी इंडिया एक भाग नहीं है। यानी कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया एक बड़ा रोल नहीं अदा कर पा रहा है, और एंड दिस हैज समथिंग टू डू विद आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बिकॉज वी आर नेदर टुवर्ड्स दिस साइड नॉट टुवर्ड्स दिस साइड। ऑफ कोर्स एक और सवाल उठता है कि क्या इंडिया के पास कैपेसिटी है? यानी बिल्कुल कैपेसिटी है। वी हैव द कैपेसिटी टू बिकम अ ग्लोबल प्लेयर, राइट। इनफैक्ट आज तो हम लोग काफ़ी अच्छे से प्लेस्ड है। जैसे इंडिया के अच्छे संबंध है साउथ कोरिया के साथ भी, नॉर्थ कोरिया के साथ भी, तो इंडिया मीडिएट कर सकता है। अब रशिया यूक्रेन के बारे में हम लोग एक प्राइम उदाहरण दे सकते हैं कि इंडिया के पास, इंडिया इज एप्ट राइट नाउ, इंडिया हैज़ पावर, इंडिया हैज़ क्लाउड टू प्ले द रोल ऑफ मीडिएट, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं एक स्टेप नहीं उठा रहा है, राइट। और ये स्टेप नहीं उठा रहे, कदम नहीं उठा रहे, इसकी वजह से इंडिया मार्जिनलाइज भी हो गई। अब इंडिया की जगह दूसरे जो मिडिल पावर्स है जैसे कि टर्की, फ्रांस, इजराइल, ये लोग अभी पीस प्रोसेस में घुस चुके हैं रशिया और यूक्रेन के। हैज़ इंडिया लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी? दिस ब्रिंग्स अस टू अ क्वेश्चन, is India punching below the weight at the global level because of
समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जो स्पेशली जो वेस्टर्न ब्लॉक है इट व्यूज एज फेंस सिटिंग, यानी कि इंडिया इज डूइंग फेंस सिटिंग। वो बस देख रहा है कि रशिया क्या करेगा, यूएस क्या करेगा, और हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है कि शुड इंडिया प्ले अ बिगर रोल एट द ग्लोबल लेवल? इंडिया इज डेस्टिन्ड टू डू इट, शुड इंडिया प्ले दैट रोल और नॉट? ये जरूर सवाल उठता है और इसका जवाब भी हमें मिलेगा यस। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली भी इंडिया की काफ़ी अच्छी लीडरशिप रही है। मैं कहूँगा इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, ही हैड दी फॉरेन अफेयर्स पोर्टफोलियो विथ हिमसेल्फ, राइट। तो इंडिया को एक एशियन लीडर बनाने का सपना उन्होंने देखा था और शुरुआती दौर पे इंडिया ने काफ़ी अच्छा रोल भी प्ले किया था। जैसे मैं उदाहरण दे सकता हूँ एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस की 1947 में। इसके अलावा 18 नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ओवर इंडोनेशिया, राइट। इंडोनेशिया और डच के बीच एक तनाबनी चल रही थी, राइट। डच ने काफ़ी सारे एट्रोसिटीज़ की हुई थी इंडोनेशियंस के ऊपर, उसके चलते इंडिया ने कॉन्फ्रेंस कॉल की थी। कोरिया के ऊपर न्यूट्रल नेशंस रिपार्टेशन कमीशन का चेयरमैन था इंडिया। इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन और इंडो चाइना 1954 में भी चेयरमैनशिप अदा कर चुका है। इसके अलावा वी नो अबाउट द बांडुंग कॉन्फ्रेंस, वी नो अबाउट बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस, नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। इंडिया वॉज वन ऑफ द लीडर। तो ग्लोबली हम लोग पहले बिल्कुल रोल प्ले किया करते थे, लेकिन कुछ लिमिटेशंस की वजह से, डोमेस्टिक लिमिटेशन की वजह से वी कैन से वी हैड टेकन अ स्टेप बैक, राइट। लेकिन अभी 21st सेंचुरी में इंडिया के पास रिसोर्सेज भी है, इंडिया के पास वो औहदा भी है, इंडिया के पास लीडरशिप भी है। पिछले मैं कहूँगा 7 से 8 सालों से नरेंद्र मोदी लीडरशिप इज एक्सेप्टेड एट द ग्लोबल लेवल ऑल्सो, अ स्ट्रॉन्ग लीडर लीडिंग अ बिग नेशन, राइट। सो इंडिया कैन प्ले अ बिगर रोल एट द ग्लोबल लेवल, इजंट इट? और यही कहते हैं अमिताभ आचार्य भी। Amitabh Acharya says that New Delhi appears to be still hamstrung by a vision deficit, यानी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक विजन नहीं दिखाई देती। बिल्कुल हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, लेकिन हमारे पास वो दूरदृष्टि मिसिंग है कि हमें क्या अल्टीमेटली अचीव करना है, ग्लोबल लेवल पे हमें रोल कैसा प्ले करना है, ये विजन एक मिसिंग है। चलिए मैं आपको ये एक उदाहरण से समझाता हूँ, राइट। अब टिपिकली हम लोग बात कर रहे हैं रशिया यूक्रेन की, तो लेट अस टॉक अबाउट रशिया इटसेल्फ। देखिए रशिया हमारा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड रह चुका है, राइट। और इसका एक नॉस्टैल्जिया हमारी फॉरेन पॉलिसी में जरूर दिखाई देता है। हम लोग एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से रशिया को नहीं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं दैट इज अ विजन डेफिसिट विथ इंडिया राइट नाउ, राइट। दैट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। क्यों? देखिए हम लोग कहते हैं अब नॉर्मली वन ऑन वन इंटरेक्शन में, ह्यूमन इंटरेक्शन में हम कहते हैं भाई वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है यार, वो मेरा बचपन का यार है, बचपन का दोस्त है, राइट। अब रशिया के साथ भी यही होता है फॉरेन पॉलिसी लेवल पे। आप मुझे आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर आप इंडिविजुअल एनालिसिस को कंट्री लेवल एनालिसिस पे लेके जा रहे हैं, बट इट इज एनालोगस टू लार्ज एक्सटेंट, राइट। रशिया के साथ भी हमारी फॉरेन पॉलिसी में यही होता है कि हम लोग एक नॉस्टैल्जिया में रहते हैं कि रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है, वी कैन नॉट अबैंडन इट और वी कैन नॉट रिड्यूस आवर रिलेशनशिप, वी कैन नॉट रिड्यूस आवर मिलिट्री डिपेंडेंसी फ्रॉम रशिया। ये सारी चीज़ें बहुत आती हैं। तो दिस शोज अ लैक ऑफ विजन। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग आज रशिया को एनालाइज करें, इस युद्ध के बाद रशिया के साथ क्या होगा, अगर हम लोग ये एनालाइज करें, रशिया आगे चल के उतना रशिया का क्लाउड नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स मिलिट्री आर्म्स एंड एम्यूनिशन जरूर प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग रियलिस्टिकली बात करें, यूरेशियन पार्टनरशिप की बात करें जिसमें इंडिया है, रशिया और चाइना है, राइट। रशिया अभी आगे चल के उसकी इकोनॉमी शैम्बल्स में है, वो आगे चल के हम लोग एक एस्टिमेट कर सकते हैं इट इज गोइंग टू बिकम अ जूनियर पार्टनर ऑफ रशिया फॉर श्योर, सॉरी जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना फॉर श्योर। तो इसका मतलब क्या है? अगर इंडिया और चाइना की फिर से बॉर्डर पे क्लैश हुई, हु विल रशिया सपोर्ट? विल रशिया रिमेन दैट स्टेडफास्ट फ्रेंड जो हम लोग कह रहे हैं कि रशिया हमारा पुराना फ्रेंड है, हमें हमारा एलाई रहा है, पार्टनर रहा है। विल रशिया रेसिप्रोकेट इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस? ये हमें एक सवाल पूछना चाहिए और इसी के चलते एक विजन बनाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं इंडिया को एक लीडरशिप रोल जरूर प्ले करने की जरूरत है। अमिताभ आचार्य कहते हैं इंडिया इज हैमस्ट्रंग बाय विजन डेफिसिट। आज हमारे पास वी डू हैव अ लॉट ऑफ क्लाउड बट वी आर स्टिल प्लेग्ड बाय सेल्फ डाउट एंड इनहेरिटेड आइडियोलॉजीज। अब नॉन अलाइनमेंट हो या फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो, ये एक इनहेरिटेड आइडियोलॉजी तो है फॉरेन पॉलिसी में। हम लोग धीरे धीरे इसको शेड कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा रोल प्ले जरूर कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज द सजेशन। So you decide strategic autonomy, whether it is a boon or a burden. Should India make a strategic shift in the foreign policy? Do let me know in your thoughts, right? Let me know in the comment section. That is it right now in this discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.